कल का पढ़ लियो। कौन कौन पढ़ के आया है कल का? लाइट चालू कर लो ना उधर के पीछे की। क्रम बताओ तो मैडम, समितियों का क्रम। बस क्रम बता दो और सन बताते हुए चल। हम्म। 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 कौन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात किया था? और हम्म। और 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 तो सभी बोल देते ना मैडम एक साथ। अनाउंसमेंट में डाला हुआ पीडीएफ आप देखे नहीं है शिव जी? कल ही डल चुका था। हाँ मैडम, ये बताओ कि जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक था वो लोकसभा से कब पारित हुआ, राज्यसभा से कब हुआ? हम्म। हम्म। 52 92। हाँ। हाँ। हम्म। कब पारित हुआ? तो राष्ट्रपति जब साइन किया वो तब से पंचायती राज दिवस उसी दिन मनाते हैं। पारित नहीं हुआ, राजपत्र में प्रकाशित हुआ। हाँ, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रीति मैडम, कितने अनुच्छेद जोड़े हैं? हम्म। हम्म। और क्या क्या चीज जुड़ा है? हम्म। हम्म। और एलएम सिंधवी समिति की क्या क्या सिफारिश थी? हम्म। 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 थुंगन समिति की क्या क्या सिफारिश थी? हम्म। 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 और सबसे पहले पंचायतों को कर लगाने की पावर देने के लिए किसने? चलो आगे देखते हैं। यहां तक हो चुका था 243 से 243 ओ तक। यहां से पढ़ना है अपने को पंचायत से संबंधित जो अनुच्छेद है। आज की क्लास आपकी पंचायती राज की बेस क्लास है। अगर आज आपकी क्लास में बेस क्लियर हो जाएगा तो पंचायती राज व्यवस्था में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहीं से आपका जो अनिवार्य प्रावधान, ऐच्छिक प्रावधान यहीं से पूरा चलेगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल नंबर 243। आपको इनके आर्टिकल नंबर और इसके प्रावधान को मैचिंग करने के लिए पेपर में आएगा, आता है, पिछले बार भी आया था, कई पेपर में आया हुआ है। यानी आर्टिकल 243 में क्या लिखा है, 243 ए में क्या लिखा है, ये आपको मैचिंग के लिए बार बार पूछा जाता है। तो याद रखेंगे आर्टिकल 243 जो है वो परिभाषा है। हर इसमें आपको जो ग्राम पंचायत या पंचायतों में जो भी शब्दों का प्रयोग हुआ है उसके क्या क्या अर्थ होते हैं वो यहां पर बताया जाता है। तो सबसे पहले अपन यहां पर देखते हैं ग्राम सभा की क्या परिभाषा है। तो कल मैंने आपको बताया था कि ग्राम सभा बोलते किसको है, क्या बताया था?
जिनका नाम गांव में रहने वाले वो सभी लोग जिनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित है वो सभी क्या है, ग्राम सभा है। तो वही बोला है ग्राम सभा एक ऐसा निकाय है जिसमें ऐसे व्यक्ति सम्मिलित होंगे जो ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर किसी ग्राम की मतदाता सूची के रूप में पंजीकृत हो। यानी ऐसा हर व्यक्ति जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में आएगा वो सभी क्या होंगे, ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ये हमने कल देखा था। अब देखते हैं कि मध्यवर्ती स्तर, यानी मध्यवर्ती स्तर किसको बोलेंगे। सबसे ऊपर क्या होता है, जिला पंचायत होता है। बीच में क्या होता है, बीच में आपका जनपद पंचायत होगा। तो जिला और ग्राम के जो बीच का स्तर है उसी को क्या बोलेंगे, मध्यवर्ती स्तर बोलेंगे। तो वही बोले मध्यवर्ती स्तर यानी जनपद पंचायत। मध्यवर्ती स्तर से अभिप्राय ग्राम और जिले के बीच का एक ऐसा स्तर है जिससे राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी करके मध्यवर्ती स्तर के रूप में अधिसूचित किया जाए। यानी राज्यपाल क्या करेगा, अधिसूचना जारी करके किसी क्षेत्र को यहां पर क्या करेगा, मध्यवर्ती स्तर के रूप में अधिसूचित करेगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मध्यवर्ती स्तर अधिसूचित कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। तो यहां पर आपको ये एक एक पॉइंट पकड़ना, ऑप्शन में क्या देगा, राज्यपाल, राज्य सरकार, विधायिका, ऐसा ऑप्शन में आएगा। तो राज्यपाल अधिसूचना जारी करके इसको मध्यवर्ती स्तर के रूप में अधिसूचित करेगा। अब यहां पर देखते हैं ये पंचायत की परिभाषा आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचायत क्या होता है, स्वशासन की एक संस्था होती है, हमने कल पढ़ा था। तो पंचायत से अभिप्राय स्वशासन की एक ऐसी संस्थान से है जिसको ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 बी के अधीन गठित किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे पंचायतों का गठन कौन से आर्टिकल के तहत होगा, 243 बी के तहत होगा। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे और पढ़ेंगे। अब जो ये सभी परिभाषा में जो सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है वो है 4 नंबर की, ग्राम। तो यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांव या गांव के समूह को ग्राम कौन घोषित करता है। तो याद रखिएगा राज्यपाल क्या करेगा, अधिसूचना जारी करके गांव या गांव के समूह को क्या घोषित करेगा, ग्राम घोषित करेगा। जैसे हम नॉर्मल स्थिति में क्या होता है, हम गांव को ही ग्राम बोल देते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। इस नियम के अनुसार क्या है, राज्यपाल क्या करेगा, एक गांव को भी ग्राम घोषित कर सकता है, 2-3 गांव को मिलाकर भी ग्राम घोषित कर सकता है। तो राज्यपाल जहां पे जिस गांव के समूह को ग्राम घोषित करेगा उस ग्राम की अपनी ग्राम पंचायत होगी। ये चीज आपको पता होना चाहिए। यानी राज्यपाल क्या करेगा, एक गांव को मिलाकर भी ग्राम घोषित कर सकता है। अगर बड़े छोटे गांव है तो 2-3 गांव को मिलाकर भी क्या कर सकता है, ग्राम घोषित कर सकता है। और राज्यपाल जिसको ग्राम घोषित करेगा वहां पर उसकी क्या होगी, ग्राम पंचायत होगी। तो अगर आप देखोगे, मान लेते हैं राज्यपाल ने क्या किया, 3 गांवों को मिलाकर ग्राम घोषित किया। तो मान लेते हैं कि आपका राज्यपाल ने क्या किया, ये अलग अलग 3 गांव हैं, ये 3 गांव को उसने क्या किया, मिलाकर ग्राम घोषित किया। तो अपन क्या करेंगे, ये तीनों गांव को मिला दिए तो ये 3 गांव का मिलाकर इनकी क्या बनेगी, ग्राम पंचायत बनेगी। याद रखना क्या बनेगी, ग्राम पंचायत बनेगी। और जो ये अलग अलग 3 गांव हैं इनकी अपनी क्या होगी, ग्राम सभा होगी, क्योंकि ये 3 अलग अलग गांव है। तो इससे आपका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि एक ग्राम पंचायत में एक से ज्यादा ग्राम सभाएं हो सकती है, क्योंकि ग्राम पंचायत क्या है, एक गांव का भी समूह हो सकता है, यानी एक सिंगल गांव भी हो सकता है, एक से ज्यादा गांव का मिलाकर भी ग्राम घोषित किया जा सकता है। तो ये ग्राम पंचायत क्या है, ये 3 गांव का समूह है और इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले जितने गांव होंगे वहां पर अपनी अपनी एक ग्राम सभा हो सकती है। समझ आ रहा है। तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट है, एक ग्राम पंचायत के भीतर एक ग्राम सभा भी हो सकती है, एक से ज्यादा ग्राम सभा भी हो सकती है। क्लियर है ये वाली बात। तो यही आपको परिभाषा यहां पर बताई गई है। तो याद रखिएगा गांव को ग्राम घोषित करने की पावर किसके पास है, राज्यपाल के पास है। ये पेपर में कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि गांव को ग्राम घोषित करने की पावर राज्यपाल के पास है। तो कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा लिख लेते हैं, 2 ठोंगे, बाकी को छोड़ते हैं। लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ग्राम। लिखेंगे ग्राम, किसी गांव में रहने वाले, किसी गांव में रहने वाले, अच्छा मैं ग्राम सभा लिखना ना, मैं ग्राम लिखा दूं, ग्राम सभा। किसी गांव में रहने वाले समस्त ऐसे व्यक्ति, किसी गांव में रहने वाले समस्त ऐसे व्यक्ति जिनका नाम उस गांव की मतदाता सूची में सम्मिलित है,
जिनका नाम उस गांव की मतदाता सूची में सम्मिलित है, वह ग्राम सभा का गठन करेंगे। वह ग्राम सभा का गठन करेंगे। यानी ऐसा हर व्यक्ति जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में सम्मिलित है, वही ग्राम सभा है। अगली परिभाषा लिखेंगे ग्राम की परिभाषा। ग्राम राज्यपाल अधिसूचना जारी करके राज्यपाल अधिसूचना जारी करके किसी गांव को ग्राम घोषित कर सकता है। किसी गांव को ग्राम घोषित कर सकता है। एक ग्राम में एक गांव या गांव का समूह हो सकता है। एक ग्राम में एक गांव या गांव का समूह हो सकता है। नोट करके लिखने नीचे। राज्यपाल जिस भी गांव या गांव के समूह को राज्यपाल जिस भी गांव या गांव के समूह को ग्राम घोषित करेगा। राज्यपाल जिस भी गांव या गांव के समूह को ग्राम घोषित करेगा, उसकी अपनी एक ग्राम पंचायत होगी। राज्यपाल किसी गांव या गांव के समूह को ग्राम घोषित करेगा, उसकी अपनी एक ग्राम पंचायत होगी। नोट में सेकंड पॉइंट, एक ग्राम पंचायत के भीतर एक ग्राम पंचायत के भीतर एक या एक से अधिक एक ग्राम पंचायत के भीतर एक या एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है। यहां तक क्लियर है? चलो, तो ये आर्टिकल 243 है, बाकी परिभाषा नोट्स में लिखा हुआ है। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 243 ए। याद रखिएगा 243 ए बी सी ये चार ही अधिकतर मैचिंग में आते हैं। तो आर्टिकल 243 ए जो है, इसमें ग्राम सभा के बारे में बताया गया है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार पेपर में पूछा गया है कि ग्राम सभा को शक्तियां कौन देता है, तो यहां पर लिखा हुआ है ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा या ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, यानी ऐसे कार्य करेगा जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे। कहने का मतलब ग्राम सभा की वो सभी ग्राम सभा के पास वो सभी पावर होगी, वो सभी आप बोल सकते हैं ग्राम सभा वो सभी कार्य करेगा जो राज्य विधानसभा उसको करने बोलेगा। यानी उसके लिए नियम बनाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में राज्य विधानसभा ने क्या किया, ग्राम सभा के कार्य बता दिए। जैसे कि आपके जो भी योजना होती गांव स्तर पर जितनी योजनाएं चलती है उनके कौन लाभार्थी होंगे उनका चयन करने का काम ग्राम सभा का होता है। तो ऐसे कई सारे काम जो होते हैं राज्य विधानमंडल ने तय किए हैं। वो तय करने के लिए उसने क्या बनाया, राज्य विधानमंडल ने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। देखो दो तरीके के प्रावधान आपको 243 वाली जो सीरीज है उसमें आपको मिलेगा। एक है अनिवार्य प्रावधान और दूसरा है ऐच्छिक प्रावधान। तो जो अनिवार्य प्रावधान है वो तो आपको 243 सीरीज में बता दिया गया है, लेकिन जो ऐच्छिक प्रावधान है वो कहां बताया जाएगा, तो उसके लिए क्या बनाया गया है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। यानी ऐच्छिक प्रावधान वो है जिसमें राज्य के विधानमंडल को पावर दी गई है कि आप इन विषयों के लिए कानून बनाए। तो वही विषय के लिए कानून बनाया कौन सा है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, जो हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद। समझ आ गया? तो ग्राम सभा के पास कौन सी पावर होगी, जो राज्य विधानमंडल उसको देगा। तो इसको लिख लीजिए, पेपर में 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है।
लिखेंगे आर्टिकल 243 ए। 8:30 बजे से किरण जी क्लास स्टार्ट होती। लिखेंगे आर्टिकल 243 ए ग्राम सभा। इसमें लिखेंगे ग्राम सभा, ग्राम सभा ऐसे कार्य करेगा या ऐसे कार्य करेगी, ग्राम सभा ऐसे कार्य करेगी जो राज्य का विधानमंडल, ग्राम सभा ऐसे कार्य करेगी जो राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर उसे सौंपे, जो राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर उसे सौंपे। ग्राम सभा ऐसे कार्य करेगी जो राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर उसे सौंपे। चलिए, तो इतना ही है आर्टिकल 243 ए ग्राम सभा में। अब देखते हैं आर्टिकल 243 बी पंचायतों का गठन। तो हमारा जो संविधान है वो ये साफ साफ बता रहा है कि जो आपका पंचायती राज होगा वो कितने स्तर का होगा, 3 स्तर का होगा। यानी हमारे संविधान कौन से कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था बोल रहा है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बोल रहा है। लेकिन यहां पर यह बोल रहा है कि जो आपका सबसे ऊपर स्तर होगा वो होगा जिला स्तर। तो जिला में क्या बनेगी, जिला पंचायत बनेगी। हर जगह अलग अलग नाम से जाने जाते हैं ना। तो जिला स्तर पर जिला पंचायत बनेगी। फिर बीच का स्तर होगा खंड स्तर या ब्लॉक स्तर, इसमें क्या बनेगी, जनपद पंचायत बनेगी। इसको भी अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। और फिर आता है ग्राम स्तर, जहां पर ग्राम स्तर पर बनेगी ग्राम पंचायत। लेकिन यहां पर यह पॉइंट जोड़े हैं कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहां पर खंड स्तर की पंचायत नहीं होगी। समझ आ रहा है। यानी हर जगह क्या होगा, 3 स्तर की पंचायत होगी। जिला स्तर पर जिला पंचायत, खंड स्तर पर जनपद पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। लेकिन अगर कोई राज्य छोटा है जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहां पर ये जो बीच का स्तर होगा ये नहीं होगा। वहां पे 2 स्तर की पंचायत होगी, जिला स्तर और ग्राम स्तर। समझ आ रहा है। लेकिन बोला क्या गया है, हर राज्य में 3 स्तर का होगा। लेकिन अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो ये बीच वाला स्तर वहां पर नहीं होगा। समझ आ गया। तो वहां पर 2 स्तर की होगी, जिला स्तर और ग्राम स्तर। चलिए लिखेंगे इसको। चलिए लिखेंगे आर्टिकल नंबर 243 बी। आर्टिकल नंबर 243 बी पंचायतों का गठन। लिखेंगे प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी। प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी। अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जनपद पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। पैरा चेंज करके लिखेंगे परंतु किसी राज्य की जनसंख्या, परंतु किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, परंतु किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहां मध्य स्तर की पंचायत नहीं होगी, तो वहां मध्य स्तर की पंचायत नहीं होगी।
अर्थात वहां पे पंचायत के 2 स्तर होंगे, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। अर्थात वहां पंचायत के 2 स्तर होंगे, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। हो गया सभी का? चलो अगला आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल नंबर 243C सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये पूरे आर्टिकल में। आर्टिकल 243C पंचायतों की संरचना। अब इसको हम देखते हैं कि पंचायतों की संरचना यानी पंचायत कौन कौन से सदस्यों से मिलकर बनेगी। अब यहां पर आपको 2 तरीके की चीजें बताई गई हैं, जैसे कि मैं अभी तक आपको बता रहा हूं कि ऐच्छिक प्रावधान होते हैं और अनिवार्य प्रावधान होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संविधान की तरफ से अनिवार्य प्रावधान कौन सा है जो हर राज्य को फॉलो करना कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 243C के तहत ये देखते हैं अनिवार्य प्रावधान कि कौन सी चीज अनिवार्य है। उसके बाद हम आगे की चीजें देखेंगे। तो आपको पता है कि 3 स्तर की पंचायत बोला गया है, तो इसको अपन बांट लेते हैं। एक है आपका ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पर आपकी जनपद पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। अब देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जो ग्राम पंचायत होती है हर जगह कॉमन होगा कि जो ग्राम पंचायत होती है क्या होता है, वार्डों में बटी होती है। जैसे आपका भी नगरीय निकाय भी होते हैं वार्डों में बटे होते हैं। तो याद रखिएगा जो ग्राम पंचायत होती है उसको वार्ड बोलते हैं। जैसे आप बोलोगे यहां पर वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, सेम वार्ड को जब हम जनपद और जिला पंचायत में जाएंगे तो ये भी ऐसे ही बटे हुए होते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है कि इसको वार्ड नहीं, इसको निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। ये चीज याद रखना। जैसे यहां पर क्या हो रहा है, जो आपके निर्वाचन क्षेत्र बट रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, वार्ड बोल रहे हैं। सेम जनपद और जिला में इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, निर्वाचन क्षेत्र बोलेंगे। अब मान लेते हैं वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे बटा हुआ है, तो यहां पर हर वार्ड से एक व्यक्ति क्या बनेगा, पंच बनेगा। समझ आ रहा है? जनपद पंचायत भी जो निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है तो हर निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति क्या बनेगा, सदस्य बनेगा, जनपद सदस्य, या इसको हम बोलेंगे जनपद पंचायत का निर्वाचित सदस्य। समझ आ रहा है? तो बात एक ही है। सेम ऐसे ही होगा जिला पंचायत में। जिला पंचायत भी क्या होगा, निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होगा। ठीक है। अब जो निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जो हम वार्ड बोलते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो यहां से जो व्यक्ति चुना जाएगा इसको भी हम क्या बोलेंगे, निर्वाचित सदस्य या जिला पंचायत का निर्वाचित सदस्य बोलेंगे। तो जो संविधान का अनिवार्य प्रावधान है वो ये है कि हर स्तर में जो पंच होते हैं या निर्वाचित सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्टेड होंगे। यानी इनको क्या करेगी, जनता वोट देकर चुनेगी। पंचायत के तीनों स्तर के जो सभी सदस्य हैं, याद रखना अगर आपसे कभी पेपर में पूछा जाता है कि सदस्य की परिभाषा में कौन कौन आते हैं, तो आप ये मत समझना कि ग्राम पंचायत का सदस्य तो पंच भी होता है, सरपंच भी होता है। सदस्य का मतलब क्या है, जो वार्ड से निर्वाचित हो रहे हैं। समझ आ रहा है? तो सदस्य की परिभाषा में कौन आएगा, ग्राम पंचायत से पंच आएगा, जनपद पंचायत से कौन आएगा, जो जनपद पंचायत का सदस्य होगा वो आएगा, और जिला पंचायत से कौन आएगा, जिला पंचायत का जो सदस्य होगा। तो अगर यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ग्राम आपके पंचायत के तीनों स्तर के जो सदस्य हैं वो डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, कहने का मतलब क्या है कि आपके जो वार्डों से चुनाव करके आ रहे हैं वो सभी क्या होंगे, डायरेक्ट इलेक्टेड होंगे। यानी हर स्तर पर क्या होगा, जनता उनको वोट देकर चुनेगी। तो अगर कभी पेपर में ये सेंटेंस एक बार पीएससी के पेपर में लिखा हुआ आया था कि पंचायतों के सभी स्तर के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, तो अगर आप यहां पर देखोगे ऐसा भी लिखा आता है कई बार, पंचायत के सभी सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। तो सभी सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित तो हो ही रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में क्या आता है, जनपद पंचायत में तो अध्यक्ष भी होता है, तो वो तो सदस्य है ही है,
तो लेकिन आपको याद रखना सदस्य की परिभाषा में क्या आता है, पंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत का सदस्य। तो अगर कभी सेंटेंस में लिखा आता है कि पंचायत के सभी स्तर के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं तो सही है वो। समझ आ रहा है ये वाली बात, क्योंकि यहां पे सदस्य का मतलब पंच, निर्वाचित सदस्य और निर्वाचित सदस्य से है। तो इसलिए आप देखोगे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में भी यही प्रावधान है। अगर आप देखोगे तो पंच का चुनाव जनता ही करती है, निर्वाचित सदस्य का चुनाव भी जनता करती है, यहां भी निर्वाचित सदस्य का चुनाव जनता करती है, क्योंकि ये अनिवार्य प्रावधान है, इसको राज्य चेंज नहीं कर सकता। इसी के लिए आप देखोगे सभी प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला अनिवार्य प्रावधान क्या रखा गया है, सबसे पहला आपका अनिवार्य प्रावधान रखा गया है कि ये पंच और जो सदस्य होते हैं सभी क्या होंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे, जनता इनके लिए वोट देने जाएगी। क्लियर है? पहले वाला लाइन लिख लेते हैं, चलिए लिखेंगे आर्टिकल 243 सी, पंचायतों की संरचना। चलिए लिखेंगे इसमें, पंचायतों के सभी स्तर के सदस्य, पंचायतों के सभी स्तर के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। वही बता रहा हूं, सरपंच सदस्य की परिभाषा में नहीं आता, सदस्य की परिभाषा में ये 3 लोग आते हैं। अभी हम सरपंच का प्रावधान देखेंगे। लिखे, पंचायत के सभी स्तर के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, अर्थात ग्राम पंचायत में पंच, जनपद पंचायत में निर्वाचित सदस्य और जिला पंचायत में निर्वाचित सदस्य। हम क्या करते हैं, इन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों को समझने के लिए वार्ड बोल देते हैं ना बार बार, कि आप ये क्वेश्चन पेपर में देखोगे ग्राम पंचायत में 10 से 20 वार्ड होते हैं, जनपद पंचायत में 10 से 25 होते हैं, जिला में 10 से 35 होते हैं। तो वो वार्ड ही क्या है, निर्वाचन क्षेत्र है। तो ग्राम पंचायत में उसके लिए वार्ड शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि जनपद जिला में निर्वाचन क्षेत्र का प्रयोग हुआ है। क्लियर है? तो आपके तीनों ही स्तर के पंचायत के सदस्य क्या होंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे, ये अनिवार्य प्रावधान है। ठीक है, अब यहां पर ये चीज भी आपको समझना है। अब हम देख रहे हैं ऐच्छिक प्रावधान। ये तो हो गया अनिवार्य प्रावधान, ये एकमात्र अनिवार्य प्रावधान है इसमें। तो ये अब जो अनिवार्य प्रावधान है वो कहां पे लिखा हुआ है, संविधान में लिखा है। लेकिन जो ऐच्छिक प्रावधान है उसके लिए राज्य ने क्या किया है, पंचायती राज अधिनियम बनाया है। तो अब यहां पर ऐच्छिक प्रावधान क्या बोला गया है वो देख लेते हैं। तो अब यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां पर आपको एक चीज और बोली गई है, सरपंच। यहां पर आपको बताया गया है सरपंच के बारे में। तो यहां पर बोला गया है कि राज्य का विधानमंडल ये तय करेगा, राज्य का विधानमंडल ये तय करेगा कि जो सरपंच है वो प्रत्यक्ष निर्वाचित हो या अप्रत्यक्ष निर्वाचित हो। समझ आ रहा है? यहां पर क्या बोला गया है, ये ऐच्छिक प्रावधान है कि यहां पर बोला गया है आर्टिकल 243 सी में कि राज्य का विधानमंडल तय करेगा, कानून बनाएगा कि जो सरपंच है वो क्या डायरेक्ट इलेक्टेड होगा या इनडायरेक्ट इलेक्टेड होगा। तो हमारे राज्य ने क्या कानून बनाया कि जो सरपंच होगा वो डायरेक्ट इलेक्टेड होगा, यानी जनता वोट देगी उसके लिए। क्लियर है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 243 सी, आर्टिकल 243 सी में स्पेशली लिखा गया है कि जो ग्राम स्तर का अध्यक्ष होगा, ग्राम स्तर का अध्यक्ष हमारे यहां क्या बोला जाता है, सरपंच बोला जाता है। तो सरपंच या तो प्रत्यक्ष इलेक्टेड होगा या इनडायरेक्ट इलेक्टेड होगा, ये कौन तय करेगा, राज्य का विधानमंडल तय करेगा। तो हमारे राज्य के विधानमंडल ने क्या तय किया है कि जो सरपंच होगा वो प्रत्यक्ष इलेक्टेड होगा। समझ आ रहा है? यानी इसके लिए जनता वोट देने जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, कई बार क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 73वें संविधान संशोधन की क्या विशेषता है, और आपको लिख कर देगा कि सरपंच जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचित भी हो सकता है, प्रत्यक्ष निर्वाचित भी हो सकता है। तो आप क्या सोचोगे कि नहीं, आपके जो पंचायती राज अधिनियम है हमारे यहां तो प्रत्यक्ष इलेक्टेड होता है, तो आप उसको गलत मान के आ जाओगे। लेकिन संविधान में क्या लिखा है, वो दोनों हो सकता है। तय कौन करेगा, विधानमंडल। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत क्या है, तब आपका आंसर क्या होगा, प्रत्यक्ष है। समझ आ रहा है? संविधान के अनुसार दोनों हो सकता है, लेकिन हमारे नियम के अनुसार प्रत्यक्ष होगा। यह बात क्लियर है?
अब यहां पर क्या बोला गया है, जो जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्ष होंगे, जो जनपद पंचायत या जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होंगे ये हमेशा इनडायरेक्ट इलेक्टेड होंगे, ये अनिवार्य है। याद रखिएगा, जो जनपद पंचायत और जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा कैसे निर्वाचित होंगे, अप्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे। अप्रत्यक्ष का मतलब यहां पर क्या है, जैसे कि मान लेते हैं हमने बोला कि जो जनपद पंचायत है वो निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है, तो ये निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी हो सकती है, 10 से 25 हो सकती है जनपद पंचायत में। अब ये 10 से 25 जो निर्वाचन क्षेत्र है, हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक निर्वाचित सदस्य चुनकर आएगा। अब कितने निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं, 10 से 25 हो सकते हैं। तो ये 10 से 25 सदस्य, जो भी मैं एक रैंडम संख्या ले रहा हूं कि वहां पर 20 निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो 20 निर्वाचन क्षेत्र, हर निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति इलेक्ट होगा, तो यानी टोटल निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी हुई, 20 हुई। अब ये 20 सदस्य अपने बीच में से ही एक व्यक्ति को क्या बना लेंगे, अध्यक्ष बना लेंगे। समझ आ रहा है? तो क्या अध्यक्ष पद के लिए जनता ने चुनाव किया, क्या नहीं, जनता ने निर्वाचित सदस्य चुनने के लिए चुनाव किया, लेकिन ये 20 सदस्य अपने बीच में से एक व्यक्ति को क्या करेंगे, अध्यक्ष बनाएंगे। ये कंपलसरी प्रावधान है। तो जनपद और जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा क्या होगा, इनडायरेक्ट इलेक्टेड होगा, जबकि ग्राम स्तर में ऑप्शन दिया गया था डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का। क्लियर हो गया वाली बात? चलिए लिखते हैं इसको। सरपंच वाला नहीं लिखे हैं ना अभी, हाँ लिखेंगे, लिखा रहा हूं अमन जी, क्लियर हो जाएगा, लिखेंगे। ग्राम पंचायत के सरपंच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचित हो सकते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचित हो सकते हैं। यह राज्य का विधानमंडल तय करेगा कि वह किस तरीके से निर्वाचित होंगे। यह राज्य का विधानमंडल तय करेगा कि वह किस तरह से निर्वाचित होंगे। अगला पॉइंट, अगर चलो यहां पे नोट करके लिख लो, एक चीज नोट करके लिख लो। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। जो ऊपर लिखे हैं वो संविधान के अनुसार है, और नोट करके जो लिखे हैं ये ताकि वहीं पर लिखे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए बाद में। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत सरपंच जो होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, यानी उसके लिए डायरेक्ट जनता वोट देने जाती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष सदैव अप्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे। जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष सदैव अप्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे। अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इलेक्टेड होंगे, जनता उनके लिए वोट देने नहीं जाएगी। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं जो पिछले बार आपके ईडीओ में आया था। वो कॉन्सेप्ट यहां पर समझते हैं। वो कॉन्सेप्ट है पदेन सदस्य का कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो भी आर्टिकल 243C के अंतर्गत आता है। अब देखो, अगर मैं ग्राम पंचायत की संरचना देख लेता हूं एक बार, कि ग्राम पंचायत किनसे मिलकर बनती है। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत में कौन शामिल होंगे? पंच शामिल होंगे। पंच की संख्या छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत 10 से 20 हो सकती है। और दूसरा कौन इलेक्टेड होगा? सरपंच होगा। तो ये पंच और सरपंच मिलकर क्या बनाते हैं?
ग्राम पंचायत बनाते हैं। अब आप लोग बोलोगे उप सरपंच भी तो शामिल होते हैं, तो उप सरपंच तो स्वयं में एक पंच ही रहेगा, क्योंकि पंच अपने बीच में से उप सरपंच बनाते हैं, तो वो उप सरपंच पंच में वैसे ही काउंट हो गया, तो आप नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ग्राम पंचायत की संरचना में पंच होते हैं और सरपंच होते हैं। अगर आप देखोगे पंच भी डायरेक्ट जनता के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, और सरपंच अगर अभी के हिसाब से डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है, लेकिन हमारे नियम के हिसाब से वो भी डायरेक्ट होता है। क्लियर है? तो यही दो ही सदस्य होते हैं, इसके अलावा ग्राम पंचायत में कोई भी पदेन सदस्य नहीं होता। पदेन सदस्य क्या होता है इसको हम समझने के लिए एक बात चलते हैं जनपद पंचायत की संरचना देखने के लिए। ठीक है, अब मान लेते हैं जो जनपद पंचायत है, अब जनपद पंचायत किन से मिलकर बनती है? तो सबसे पहले आएंगे निर्वाचित सदस्य। जो अभी हमने देखा कि जनपद पंचायत में क्या होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे। अब जो निर्वाचित सदस्य उनकी संख्या 10 से 25 हो सकती है हमारे नियम के हिसाब से। अब यहां पर इन लोग अपने बीच में से अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन लेंगे, तो वो सदस्य ही है तो मैं नहीं लिख रहा हूं उसको, ठीक है, क्योंकि अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने बीच में से ही चुन लेते हैं। अब देखिए, अगर ये मान लेते हैं ये आपका एक जनपद पंचायत का क्षेत्र है, इस जनपद पंचायत के अंतर्गत कोई तो विधानसभा का क्षेत्र पड़ रहा होगा, यानी कोई तो विधायक वाला क्षेत्र उसके अंतर्गत आ रहा होगा। मान लेते हैं ये 2 विधायक वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आ रहा है, तो ये जो भी जनपद पंचायत को जो भी विधानसभा क्षेत्र जिसके अंतर्गत आएगा, वहां के विधायक ऑटोमेटिक जनपद पंचायत के सदस्य बन जाएंगे। समझ आ रहा है? लेकिन क्या आप समझिए, क्या जनता ने इनको वोट जनपद पंचायत का सदस्य बनाने के लिए दिया कि विधायक बनाने के लिए दिया था? विधायक बनाने के लिए दिया था। तो अगर ये विधायक के पद में है, विधायक के पद में है और इस पद में होने के नाते जनपद पंचायत के सदस्य बन रहे हैं, इस कारण हम इनको क्या बोलेंगे? पदेन सदस्य बोलेंगे। समझ आ रहा है? क्योंकि जनता ने इनको विधायक बनाने के लिए वोट दिया, ना कि जनपद सदस्य बनाने के लिए वोट दिया। इनको तो जनपद सदस्य बनाने के लिए वोट दिया था, तो ये किस तरीके के सदस्य हैं? निर्वाचित सदस्य। जबकि विधायक को उन्होंने विधायक बनाने के लिए वोट दिया, ना कि जनपद सदस्य बनाने के लिए वोट दिया है, तो ये इस पद में होने के नाते यहां के सदस्य बनते हैं, इसलिए ये क्या बनेंगे? जनपद पंचायत में इनको क्या बोला जाएगा? पदेन सदस्य बोला जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? क्लियर है? तो याद रखिएगा यहां पर क्या बोला है कि जो पदेन सदस्य किसको बोलेंगे? जो अपने पद में होने के नाते इस पंचायत के सदस्य बन रहे होंगे, उनको हम बोलेंगे पदेन सदस्य। तो अब यहां पर क्या तय किया गया है? हमारे संविधान ने यह बोला है कि राज्य का विधानमंडल तय करेगा कि जो विधायक होंगे वो जनपद पंचायत के सदस्य बनेंगे या जिला पंचायत के सदस्य बनेंगे। समझ आ रहा है? तो यहां पर संविधान बोल रहा है कि ये ऐच्छिक प्रावधान है। ऐच्छिक प्रावधान क्या है? कि जो आपके विधायक हैं वो कौन सी पंचायत के सदस्य होंगे, ये बता दिया कि विधायक ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं होंगे, ये क्लियर लिख दिया है कि विधायक जो होंगे वो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं होंगे, ये क्लियर लिखा है। लेकिन ये कौन सी पंचायत? जनपद पंचायत के सदस्य होंगे, जिला पंचायत के सदस्य होंगे या दोनों के सदस्य होंगे, ये कौन तय करेगा? विधानमंडल तय करेगा। समझ आ रहा है? तो हमारे विधानमंडल ने क्या तय किया है कि विधायक जनपद के भी सदस्य होंगे, जिला के भी सदस्य होंगे, दोनों के सदस्य होंगे। लेकिन संविधान क्या बोला है? ऑप्शन दी है कि वो जनपद के सदस्य बनेंगे या जिला के सदस्य बनेंगे, ये कौन तय करेगा? विधानमंडल। हमारे विधानमंडल ने विधायक को दोनों स्तर का सदस्य बना दिया। क्लियर है वाली बात? तो संविधान में क्या लिखा और हमारे नियम में क्या लिखा है, इसको आपको क्लियर करना है। तो हमारे नियम के अनुसार ये दोनों के सदस्य बनाए गए हैं, जनपद और जिला के, लेकिन संविधान ऑप्शन दे रहा है। क्लियर है? सेम चीज यहां पर सांसद के लिए भी है। सेम चीज यहां पर किसके लिए है? सांसद के लिए है। अब मान लेते हैं सांसद, पहले हम देखते हैं लोकसभा के सांसद के बारे में देखते हैं। तो अगर मान लेते हैं ये आपकी एक जनपद पंचायत है, अब जनपद पंचायत कोई ना कोई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत तो आ ही रहा होगा, तो यहां का जो डायरेक्ट सांसद होगा लोकसभा का, वो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य बन सकता है। सेम चीज अगर यहां पर जो आपका ये वाला जिला पंचायत अगर मान ले, तो जिला पंचायत भी कोई ना कोई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा होगा, तो यहां का लोकसभा सांसद जिला पंचायत का भी सदस्य बन सकता है। तो संविधान क्या बोल रहा है? सेम चीज बोल रहा है कि लोकसभा सांसद जनपद के भी सदस्य हो सकते हैं, जिला के भी सदस्य हो सकते हैं। कौन तय करेगा? विधानमंडल तय करेगा। तो हमारे विधानमंडल ने तय किया कि सांसद जिला के सदस्य बनेंगे, जनपद के नहीं बनेंगे।
समझ आ रहा है? तो अगर ये सांसद के पद पर निर्वाचित हुआ है, जनता ने उसको सांसद बनाने के लिए वोट दिया है, जनपद या जिला का सदस्य बनाने के लिए तो नहीं दिया है। तो अगर ये इन पंचायत के सदस्य बनेंगे तो कैसे सदस्य होंगे? पदेन सदस्य होंगे। समझ आ रहा है? तो पदेन सदस्य क्या है? जो अपने पद में होने के नाते उस पंचायत के सदस्य बन रहे हैं, उसको पदेन सदस्य बोलेंगे। क्लियर है? तो अगर आप देखेंगे तो जनपद पंचायत में विधायक भी पदेन सदस्य हो सकता है और सांसद भी पदेन सदस्य हो सकता है। यहां तक लिख लेते हैं, फिर उसके आगे पढ़ेंगे, राज्यसभा वाला देखेंगे। हेडिंग डालेंगे पदेन सदस्य से संबंधित प्रावधान। जनपद के सदस्य कौन है? तो निर्वाचित ही आएगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं आएगा। ठीक है, चलिए लिखेंगे। यह भी केवल अपना बेसिक चल रहा है ना, अपन जब छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पढ़ेंगे तो ये सबको डिटेल में पढ़ना है। चलिए लिखेंगे इसमें पदेन सदस्य से संबंधित प्रावधान। पहला पॉइंट लिखेंगे और बहुत हाईलाइट करके लिखेंगे, ग्राम पंचायत में कोई भी पदेन सदस्य नहीं होता। पेपर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो सबसे पहले लिखेंगे, हाईलाइट कर लीजिए जितना करना है। अगर कोई 2-3 कलर लगाए तो 2-3 कलर का पेन से लिख लीजिए, लेकिन ये लिखना है ग्राम पंचायत में कोई भी पदेन सदस्य नहीं होता। ग्राम पंचायत में कोई भी पदेन सदस्य नहीं होता। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, विधायक और लोकसभा के सांसद जनपद पंचायत के पदेन सदस्य हो सकते हैं। विधायक और सांसद जनपद पंचायत के पदेन सदस्य हो सकते हैं। यह राज्य का विधानमंडल तय करेगा कि विधायक और सांसद जनपद पंचायत के पदेन सदस्य हो सकते हैं। यह राज्य का विधानमंडल तय करेगा कि वह जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होंगे या नहीं। नोट करके नीचे लिखेंगे, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत विधायक जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत विधायक जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, जबकि सांसद नहीं होते। विधायक जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, जबकि सांसद नहीं होते। ये वाली लाइन क्लियर है सभी को? ऊपर की लाइन जो लिखे हैं वो समझ आया है? वो दोनों के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से, हमारे नियम के हिसाब से वो जनपद के सदस्य हैं। आगे लिखेंगे तीसरा पॉइंट, विधायक और सांसद जिला पंचायत के पदेन सदस्य हो सकते हैं। विधायक और सांसद जिला पंचायत के पदेन सदस्य हो सकते हैं। यह राज्य का विधानमंडल तय करेगा कि वह जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे या नहीं। नोट करके, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार
विधायक और सांसद दोनों जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार विधायक और सांसद दोनों ही जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। पहले हम पूरा थ्योरी लिख ले रहे हैं, लास्ट में एक टेबल भी बना लेंगे कौन किसके पदेन सदस्य हैं, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अभी पढ़ेंगे उसका। क्लियर है सभी को यहां तक? अब देखो यहां पर ये तो क्लियर था कि लोकसभा के चुबी एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, विधानसभा का भी एक निर्वाचन क्षेत्र होता है। आगे जब हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पढ़ेंगे तो हम ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र वाला प्रावधान पढ़ेंगे। अभी उस कॉन्सेप्ट को हम यहां पर नहीं ला रहे, वो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि लोकसभा सांसद भी डायरेक्ट इलेक्टेड हो रहा है, जबकि विधायक भी तो डायरेक्ट इलेक्टेड ही होता है, जनता वोट देती है। लेकिन जो राज्यसभा के सांसद होते हैं ये तो डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं है, ये क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्टेड है, क्योंकि जो राज्य की विधानसभा के सदस्य होंगे वो वोट देकर राज्यसभा सांसद चुनते हैं, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्टेड है। तो ऐसी स्थिति में ये कैसे किस पंचायत का सदस्य बनेगा? तो इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान जोड़ा गया है कि अगर ये राज्यसभा जो सांसद बना है, अगर उसका नाम किसी भी जनपद या जिला पंचायत की मतदाता सूची में आएगा तो ये वहां का सदस्य बन सकता है। समझ आ रहा है? क्योंकि इसका कोई निर्वाचन क्षेत्र तो है नहीं, ये इनडायरेक्ट इलेक्टेड है। तो ऐसी स्थिति में क्या बोला गया है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे नियम के अनुसार क्या बोला गया है कि मतलब ये संविधान के अनुसार बता रहा हूं, आर्टिकल 243C, अगर किसी राज्यसभा सांसद का नाम किसी भी जनपद पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची के अंतर्गत आता है तो वो राज्यसभा सांसद डायरेक्ट इस जनपद पंचायत का पदेन सदस्य बन जाएगा। अगर इसका नाम किसी जिला पंचायत की मतदाता सूची में आ रहा है तो ये डायरेक्ट किसका सदस्य बन जाएगा? जिला पंचायत का पदेन सदस्य बन जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन दिया गया है कि ये जनपद का सदस्य बनेगा या जिला का सदस्य बनेगा। किसके ऊपर छोड़ा गया? ये विधानमंडल के ऊपर। तो हमारे विधानमंडल ने यह तय किया है कि राज्यसभा सांसद केवल और केवल जिला पंचायत के पदेन सदस्य बन सकते हैं। तो अगर आप ऑटोमेटिक देखेंगे, कल भी मैंने बताया था कि अगर ये ग्राम है तो ग्राम किसके अंतर्गत आएगा? जनपद के अंतर्गत। और ये जनपद किसके अंतर्गत आएगा? जिला के अंतर्गत। तो इसका नाम अगर मान लेते किसी गांव की मतदाता सूची में, तो ये गांव किसी जनपद के अंतर्गत ही तो है, तो ये गांव जिस जनपद के अंतर्गत होगा ये वहां का पदेन सदस्य बन सकता है। और ये गांव किसी जिले के अंतर्गत भी तो है, तो ये उस जिला पंचायत का भी क्या बन सकता है? पदेन सदस्य बन सकता है। लेकिन यहां पे ऑप्शन दिया गया है कि वो जिला का सदस्य बनेगा या जनपद का सदस्य बनेगा, ये विधानमंडल तय करेगा। तो हमारे विधानमंडल ने तय किया है कि ये जिला का ही सदस्य बन सकता है, जनपद का नहीं बन सकता। क्लियर है वाली बात? चलो लिख लो इसको भी, क्योंकि इनका निर्वाचन क्षेत्र नहीं है इसके लिए प्रावधान एक्स्ट्रा करना पड़ा है। चलिए लिखेंगे, कहां से रिपीट करना एक बार बता दीजिएगा, कर दूंगा। चलिए लिखेंगे, राज्यसभा का सांसद भी जनपद या जिला पंचायत का पदेन सदस्य बन सकता है। राज्यसभा का सांसद भी जनपद या जिला पंचायत का सदस्य बन सकता है। राज्यसभा का सांसद भी जनपद या जिला पंचायत का सदस्य बन सकता है। अगर किसी राज्यसभा सांसद का नाम जिस भी जनपद या जिला पंचायत की मतदाता सूची में आएगा, राज्यसभा सांसद का नाम जिस भी जनपद या जिला पंचायत की मतदाता सूची में आएगा वह वहां का सदस्य बन सकता है। राज्यसभा सांसद का नाम जिस भी जनपद या जिला पंचायत की किसी भी मतदाता सूची में आएगा वह वहां का सदस्य बन सकता है। नोट करके लिखेंगे, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्यसभा सांसद
जिला पंचायत के पदेन सदस्य बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्यसभा सांसद जिला पंचायत के पदेन सदस्य बन सकते हैं। अब एक चीज इसमें गौर करने वाली ये है, उसको भी समझ लो यहां पर। अब देखो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 5 सीटें हैं, ठीक है। तो ये इन्हीं 5 सीटों में इलेक्ट होना चाहिए। अगर ये दूसरे राज्य में जाकर इलेक्ट हुआ है तो यहां का सदस्य नहीं बनेगा, याद रखिएगा। ये जो छत्तीसगढ़ में जो 5 सीटें हैं ये इन्हीं में से इलेक्ट होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कैसे हमारे यहां देखोगे कि अभी 2 लोग बाहर से भी आए हुए हैं, जैसे राजीव शुक्ला छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन क्या वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं क्या? नहीं। तो ये 5 लोग जो यहां के बनेंगे इनका नाम ही हमारे यहां की मतदाता सूची में होना चाहिए। अगर हमारे यहां का सदस्य एमपी से राज्यसभा सांसद बन रहा है तो वहां से राज्यसभा सांसद बन रहा है तो यहां का सदस्य नहीं होगा। समझ आ रहा है? ये हमारे ही क्षेत्र, हमारे ही राज्य से निर्वाचित होने चाहिए। क्लियर है वाली बात? चलो तो लिख लो, राज्यसभा सांसद उसी राज्य से निर्वाचित होने चाहिए। नोट में अगला पॉइंट, राज्यसभा सांसद उसी राज्य से निर्वाचित होने चाहिए जिस राज्य की जनपद या जिला पंचायत की मतदाता सूची में उनका नाम है। जिस राज्य की जनपद या जिला पंचायत की मतदाता सूची में उनका नाम है, समझ आ गया? तो ये आपका एक पदेन सदस्य का एक कॉन्सेप्ट हो गया। पदेन सदस्य का दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो अगर आपको पदेन सदस्य यहां तक सभी को क्लियर है, अब एक तीसरा कॉन्सेप्ट यहां पर जो है वो ये है कि अगर आप देखेंगे तो हमारे संविधान बोल रहा है कि देखो यहां पे 3 स्तर की पंचायत है। एक है ग्राम पंचायत, दूसरा है जनपद पंचायत का स्तर, और तीसरा है जिला पंचायत का स्तर। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया है कि ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा पद क्या है? सरपंच का पद है। जनपद पंचायत में अध्यक्ष का पद होगा सबसे बड़ा, और जिला पंचायत में भी सबसे बड़ा पद क्या होगा? अध्यक्ष का होगा। तो यहां पर यह बोला गया है कि जो ग्राम पंचायत के सरपंच होंगे, ये ग्राम पंचायत जो है किसी न किसी जनपद के अंतर्गत आ रही है, तो एक जनपद के अंतर्गत बहुत सारी ग्राम पंचायत हो सकती है। तो यहां के हर ग्राम पंचायत में जो सरपंच है वो जाकर क्या बनेगा? जनपद पंचायत में पदेन सदस्य बनेगा। समझ आ रहा है कि ग्राम पंचायत के जो सरपंच होंगे इनको जनता किसके लिए चुनी है? सरपंच पद के लिए चुनी है। वो जनपद के सदस्य बनने के लिए तो नहीं चुनी है। तो ये सरपंच के पद में होने के नाते जनपद पंचायत के सदस्य बन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनको क्या बोला जाएगा? जनपद पंचायत में पदेन सदस्य बोला जाएगा। क्लियर है? तो याद रखना कि जो ये सरपंच होंगे ये किसके सदस्य बनेंगे? जनपद पंचायत के सदस्य बनेंगे। वो कितने बनेंगे वो राज्य तय करेगा। जैसे हमारे राज्य ने 1/5 तय किया है कि 1 साल के लिए जाएंगे, और राज्यों के ऊपर डिपेंड है। लेकिन यहां पर सरपंच जो होगा वो जनपद पंचायत का क्या बनेगा? पदेन सदस्य बनेगा। अगर मान लेते हैं, हमने तो यह भी पढ़ा कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख नहीं है तो ऐसी स्थिति में जनपद पंचायत वहां नहीं होगी। तो वहां पर जनपद पंचायत नहीं होगी तो कौन सा स्तर बचा? जिला पंचायत बचा। तो अगर यहां पर जहां पर जनपद पंचायत नहीं है वहां पर सरपंच किसके सदस्य बनेंगे? जिला पंचायत के पदेन सदस्य बनेंगे। समझ आ रहा है? तो सरपंच जनपद पंचायत अगर उस राज्य में है तो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। अगर जनपद पंचायत नहीं है तो वो जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। अगर ये दोनों है तो वो जिला पंचायत के सदस्य नहीं होंगे, वो जनपद के ही होंगे। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि सरपंच जो हैं वो जनपद पंचायत के क्या होंगे? पदेन सदस्य होंगे। सेम चीज जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं वो जिला पंचायत में जाकर पदेन सदस्य बनेंगे।
ये वाली बात क्लियर है, क्योंकि जनपद भी तो किसी न किसी जिले के अंतर्गत आ रही है, तो जिला पंचायत में जो आपके जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं वो भी जिला पंचायत के क्या बनेंगे, पदेन सदस्य बनेंगे। क्लियर है वाली बात। तो याद रखना सरपंच जनपद पंचायत के ही पदेन सदस्य होंगे, जहां जनपद पंचायत नहीं होगी वहां पर वो जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। क्लियर है, चलिए लिखेंगे इसको। हाँ वही शीतल जी, वही मतलब है उसका। चलिए लिखेंगे, ग्राम पंचायत के सरपंच, ग्राम पंचायत के सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होंगे, यानी वो ग्राम पंचायत जिस भी जनपद के अंतर्गत आ रही होगी ना, वैसा ग्राम पंचायत के सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। अगर किसी राज्य में जनपद पंचायत नहीं है, अगर किसी राज्य में जनपद पंचायत नहीं है, तो वह जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। अगला पॉइंट, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। अभी मैं वो संख्या वाला हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में, उसको यहां पर अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन आएगा। क्लियर है वाली बात। तो पदेन सदस्य किसको बोल रहे हैं, जो उस पंचायत में सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं हुए हैं, लेकिन वहां पे वो किसी ना किसी पद में होने के नाते उस पंचायत के सदस्य बन रहे हैं। तो हम एक टेबल बना लेते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के हिसाब से कौन सी पंचायत में कौन सदस्य बनेंगे, फिर हम एक टेबल बनाएंगे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के हिसाब से, ताकि दोनों टेबल आपको क्लियर हो, और ये टेबल से आपके प्रश्न आने की गारंटी 100% की है, यहां से प्रश्न आने ही है। चलिए लिख लेते हैं सबसे पहले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के हिसाब से। बनाते हुए चलेंगे टेबल। यही है, ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच निर्वाचित हैं, अब वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो वो बात ठीक है, दिक्कत नहीं है, पदेन सदस्य कोई नहीं होगा। अब जनपद पंचायत में देख लेते हैं।
तो ये आपका 73वें संविधान संशोधन के हिसाब से याद रखिएगा। उपाध्यक्ष को लिखना है तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इसी में गिन जाएगा करके मैंने उप सरपंच उपाध्यक्ष नहीं लिखा है। ऑनलाइन में सभी प्रॉपर चल रहा है ना? कुछ यहां से नेटवर्क इशू दिखा रहा है। ऑनलाइन में सभी को प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, एक बार बताइए। चलिए एक बार बंद करके वापस मैं चालू कर रहा हूं, फिर से ज्वाइन कीजिएगा। अब दिख रहा है सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? तो ये टेबल जो है ये है आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। तो यहां पर याद रखना कि अगर किसी को उप सरपंच उपाध्यक्ष, वहां पे उपाध्यक्ष लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने केवल आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपके पदेन सदस्य वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके लिए अपन टेबल बना रहे हैं, बाकी ये तो आपको समझ आई कि वो निर्वाचित होंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत देख लेते हैं। कुछ नेटवर्क इशू होगा, अगर अटकेगा तो ऑनलाइन वाले में रिकॉर्डेड दे दूंगा, इसका आप टेंशन मत लो। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, बस टेबल बना रहे हैं और कुछ नहीं है, जो आप पढ़ चुके हो बस उसी का एक टेबल बना रहे हैं।
चलो सबसे पहले देख लेते हैं ग्राम पंचायत। तो मैं जो बाकी चीजें वो तो बिल्कुल सेम आएगी, मैं केवल पदेन सदस्य वाला बता रहा हूं ना, बाकी चीजें बिल्कुल सेम है, जो आप पिछले में लिखे हो 73वें में वो सेम है। इसमें पदेन सदस्य ग्राम पंचायत में कोई नहीं होगा, जनपद पंचायत के पदेन सदस्य देख लेते हैं। सरपंच हो सकते हैं जनपद पंचायत के पदेन सदस्य, इसके अलावा विधायक। अब देख लेते हैं जिला पंचायत के पदेन सदस्य कौन कौन हो सकते हैं। संजय जी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते, नहीं लिखना चाहें नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जिसमें अटक रहा है दिक्कत मत कीजिए, उसमें आ जाएगा आपका रिकॉर्डेड में, उसमें बिना अटके आपको मिल जाएगा। अब एक चीज याद रखिएगा कि जो हमने पिछला टेबल बनाया था ये वाला, ठीक है, इसमें एक चीज और ऐड हो सकती है कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो, क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो जिस राज्य में विधान परिषद है तो जहां जहां राज्यसभा वाले सदस्य सीट के सदस्य बन सकते हैं वहां विधान परिषद वाले भी बन सकते हैं, क्योंकि विधान परिषद भी जो होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से सभी जनता तो वोट देने नहीं जाती, उसके लिए अलग अलग नियम होते हैं। तो जैसे जहां पर विधायक में आप जनपद में यहां पर लिखे, यहां पर विधानसभा के विधायक भी आ सकते हैं, विधान परिषद के भी आ सकते हैं, यहां पर भी विधानसभा के भी विधान परिषद के भी, क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है इसलिए आप नहीं लिखे हैं, इसलिए मैं यहां पे उसको छुड़वाया हूं। बाकी विधान परिषद वाले भी यहां पर सदस्य बन सकते हैं, उनका नाम जिस जहां की मतदाता सूची में होगा वो वहां के सदस्य बन सकते हैं, जनपद और जिला दोनों के। वो राज्य का विधानमंडल तय करेगा, लेकिन हमारे यहां तो विधान परिषद है नहीं, तो अपने को ये कॉन्सेप्ट पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं थोड़ी देर में, कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। ये जो आपका जो भी अटका है ऑनलाइन में उसका आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, उसमें नहीं आएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो ऑनलाइन में पूछ लीजिए, अटकने के अलावा कुछ दिक्कत है तो बताइए। उपाध्यक्ष किसी पंचायत के सदस्य नहीं बनते, वो अपनी ही पंचायत में सदस्य होते हैं, उपाध्यक्ष जाकर पदेन सदस्य नहीं बन सकते। यदवेंद्र जी, राज्यसभा सांसद का नाम जिस भी जनपद या जिला पंचायत की मतदाता सूची में होगा वो वहां का पदेन सदस्य बन सकता है, हमारे हिसाब से वो जिला पंचायत का पदेन सदस्य होगा। थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी, 10 मिनट में। ऊर्जा जी बता चुका हूं, संजय जी आपका भी, कि अगर आपको उपाध्यक्ष लिखना आप लिख सकते हो।
चलिए कल एक बार यहीं से डिस्कस करना चालू करेंगे और इसके आगे बढ़ेंगे फिर।